हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 31 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए, मैंने कल भी आपसे ये प्रश्न पूछा था आप सभी लोगों से जो भी व्यूअर्स हैं, कि मैं राजस्थान पत्रिका को दैनिक भास्कर के साथ मर्ज करना चाह रहा हूँ, कंबाइंड करना चाह रहा हूँ। मतलब कि दोनों न्यूज़पेपर से जो डिफरेंट न्यूज़ होंगी उन दोनों को कंबाइन करके इस वीडियो में डालना चाह रहा हूँ मैं। तो उसके चलते आपका वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये आइडिया सही है आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाह रहा हूँ कि 1 जनवरी से स्टार्ट किया जाए इसे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तो सुझाव कि इसको स्टार्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो मुझे अपने सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है, जिनके आधार पर मैं आगे अपनी प्रोसेस को जारी रखूंगा फिर। तो अब शुरू करते हैं आज की न्यूज़। तो यहाँ बात की गई है सरयू नदी के बारे में। तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या जो नगरी है पूरी बसी हुई है। अयोध्या राम जी की नगरी है। तो किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या किस जिले के अंदर अवस्थित है? ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में अयोध्या फैजाबाद जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर अवस्थित है अयोध्या रामनगरी। तो फैजाबाद जिला के अंदर स्थित है। ये आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि अयोध्या एक जिला है। अयोध्या जिला नहीं है, अयोध्या फैजाबाद जिले के अंदर अवस्थित है ये जो अयोध्या एरिया है। तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार एग्जाम्स के अंदर। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज़। ये बात की जा रही है ERCP एक परियोजना है, इंपॉर्टेंट परियोजना है राजस्थान के लिए, बहुत बड़ी परियोजना है ये। तो उसके संबंध में बात की जा रही है और रामगढ़ बांध की बात की जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि रामगढ़ बांध जयपुर जिले के अंदर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट बांध है जयपुर के अंदर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कहाँ अवस्थित है रामगढ़ बांध, तो जयपुर जिले के अंदर है ये। फिर हम बात करते हैं ERCP परियोजना की। ERCP का फुल फॉर्म है ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है राजस्थान के अंदर। 2018 में से स्टार्ट किया गया था। इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया था 37,500 करोड़ रुपए। तो ये दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है। अब इसके तहत किया क्या जाना है, यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ नदियाँ हैं उनका अतिरिक्त जल है, जैसे कि नदियों का नाम है कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध, मेज। ये जो नदियाँ हैं इनका अतिरिक्त जल, इस अतिरिक्त जल को एडजस्ट करने की, मतलब इसको आगे ले जाकर नदियों के साथ जोड़ने की इसमें व्यवस्था की गई है ताकि ये जल बर्बाद ना हो। तो किन नदियों से जोड़ा जाएगा? ये जोड़ा जाएगा इनका जो एक्स्ट्रा जल है, ये जो नदियां हैं इनका एक्स्ट्रा जल बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती, इन नदियों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ERCP परियोजना ये जो है यहाँ पे। तो ये नदियां आप एक बार जरूर देख लीजिएगा अपने एंड पे, कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध, ये जो नदियां इनके बारे में भी प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर ये अवस्थित है नदियां, कहाँ पर बहती हैं नदियां ये। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां बन जाती हैं। अब इस परियोजना के तहत 13 जिले शामिल किए गए हैं। इसमें जिले भी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे परियोजना मतलब परियोजना लागू होगी, ये किन किन जिलों में आएगी ये। तो जिले हैं झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। ये हाड़ौती रीजन हो गया आपका पूरा, आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये चारों जिले जो हैं। फिर आपका आता है सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। यानी कि ईस्टर्न वाला पार्ट जो है राजस्थान का वो भी इसमें पूरा आ ही रहा है। इसमें सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक देख सकते हैं आप। टोंक सेंट्रल पार्ट भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये कुल मिलाकर 13 जिले हैं जो इस परियोजना के तहत कवर किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट जिले हैं, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अब हम देख लेते हैं कि फंडिंग शेयर, मतलब किस प्रकार से इसमें जो फंडिंग रहेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वो है राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये अनुपात रहेगा 60-40 का अनुपात रहेगा। यानी कि 60 पैसा ये गलत हो गया यहाँ पे। 60 पैसा यहाँ पे केंद्र सरकार देगी तो 40 पैसा यहाँ पे राज्य सरकार देगी। ये इस प्रकार से है 40:60, यानी कि 40 पैसा देगी यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार देगी यहाँ पे 60 पैसा। तो ये अनुपात आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस परियोजना को केंद्रीय परियोजना बनाने की बात की जा रही है। अगर ये केंद्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो यहाँ पे जो शेयरिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 90% हो जाएगा केंद्र सरकार का और 10% हो जाएगा राज्य सरकार का। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म में डायरेक्टली पूछी जाती हैं कि कितना कितना किसका शेयर है इसमें। तो आपको फंडिंग शेयर भी पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट परियोजना है ये। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है। बताया ये जा रहा है कोरोना में भी वायु प्रदूषण चरम पर रहा है। 2020 में अधिक प्रदूषित हुआ है। जोधपुर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट टर्म बात की गई है पार्टिकुलेट मैटर, यानी आपने नाम सुना होगा PM 2.5 है और PM10। ये इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों की दोनों।
एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 चीज़ें ली गई हैं। यहाँ पे 8 में से 2 हैं PM 2.5 और PM 10, मतलब जो प्रदूषण को बताने वाली जो इंग्रेडिएंट वहाँ पे लिए उन्होंने, सॉरी इंग्रेडिएंट नहीं, पैरामीटर बोलूँगा मैं। तो 8 पैरामीटर हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, यानी कि AQI के अंदर। उनमें से 2 पैरामीटर ये भी हैं, कौन से, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10, तो इनमें वृद्धि देखी गई है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे टर्म भी डायरेक्टली पूछी जाती है कि PM का मतलब क्या है, तो पार्टिकुलेट मैटर है इसका मतलब। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है यहाँ पे, ये है अध्यापक लेवल प्रथम के 224 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है अभी। तो ये है अध्यापक सीधी भर्ती 2018 की जो भर्ती थी उसके संबंध में ये अध्यापक लेवल प्रथम के 924 अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट है उसकी सूची जारी कर दी गई है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से। तो ये आप देख लीजिएगा, जिससे संबंधित कोई इसमें न्यूज़ है जिनके लिए भी ये उपयोगी है तो आप देख लीजिए, या आपके जानकार जो भी हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि इस प्रकार से सूची जारी की गई है राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के संबंध में। पेज नंबर 5 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य की, यानी कि भैंसरोडगढ़ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके संबंध में बात की जा रही है। तो यहाँ न्यूज़ आई है, लापरवाही पड़ ना जाए भारी। तो यहाँ पे घूमने के लिए कुछ पर्यटक आए हुए हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगरमच्छों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है। या आप देख सकते हैं पिक्चर भी है मगरमच्छी, तो यहाँ पे कहीं कोई हादसा ना हो जाए इसको लेकर के न्यूज़ है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जिला के अंदर स्थित है। तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिला। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, 10 साल में बैंकों ने 6.67 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है यहाँ पे, और 8.83 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है। तो राइट ऑफ एक नया टर्म है, अच्छा टर्म है ये। बैंक लोन राइट ऑफ क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है कि बैंक अपना लोन देती है जो भी पार्टीज हैं, जो भी कस्टमर है उनके, लेकिन वो कस्टमर बैंक को जब रीपे नहीं कर पाता है तो बैंक की बैलेंस शीट गड़बड़ होने लग जाती है। यानी कि वो जो अमाउंट है जो कि अभी तक बैंक ने रिकवर नहीं किया है वो बैलेंस शीट में उनकी शो होता रहता है, और उससे उनकी बैलेंस शीट खराब होती है। जो भी बैंक ने लोन दिया है उनकी बैलेंस शीट खराब होती है। ये जो अमाउंट जब रिसीव नहीं कर पाते हैं, रिकवर नहीं कर पाते बैंक उन लोगों से, तो फिर बैंक कुछ टाइम के बाद उनके पास ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं कि इस लोन को वो राइट ऑफ करते हैं, यानी कि अपनी बैलेंस शीट से हटा देते हैं। वो राइट ऑफ का सीधा सा मतलब होता है कि उनकी बैलेंस शीट से इसको हटा दिया जाता है अमाउंट को। राइट ऑफ का मतलब उसको खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसमें रिकवर होने की कोई संभावना नहीं होती है, उनकी बैलेंस शीट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इस लोन को लेकर के। तो इसको हम बोलते हैं बैंक लोन राइट ऑफ टर्म। तो ये यहाँ पे यूज किया गया है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये है इथेनॉल से संबंध में। तो पर्यावरण संबंधी जहां भी एग्जाम्स हैं, यहाँ भी सिलेबस में पर्यावरण संबंधी कोई टॉपिक आपके है तो वहां पे इससे संबंधित डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अनाज से भी बनाया जा सकता है एथेनॉल। तो एथेनॉल क्या चीज़ है देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे कुछ सब्सिडी बढ़ाने को लेकर मंजूरी दी है अभी एथेनॉल के ऊपर। ये है कैबिनेट कमेटी, ये जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो वहाँ पे इस कमेटी ने मंजूरी दे दी है इथेनॉल के उत्पादन पर सब्सिडी बढ़ाने को लेकर के, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए इथेनॉल का। तो इथेनॉल क्या है, ये एक बायोफ्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि राजस्थान में एक बायोफ्यूल है, बहुत ही फेमस बायोफ्यूल है, उसका नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा बायोफ्यूल है वो, बहुत ही फेमस है राजस्थान के अंदर। तो हाल ही में इसके उत्पादन पर सब्सिडी को मंजूरी मिल गई है, यानी कि बायो इथेनॉल को उत्पादन को लेकर के ये बात बोली गई कि इस पर सब्सिडी देने की बात हुई है, सब्सिडी बढ़ा दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन हो और हम बायोफ्यूल बना सकें। अब इथेनॉल किस किस से बनाया जाता है, चावल, मक्का, गेहूं, इसके अलावा शुगर केन से बनाया जाता है, गन्ने से भी बनाया जाता है ये इथेनॉल जो है यहाँ पे बायोफ्यूल। तो शुगर इंडस्ट्री की हम यदि बात करते हैं तो वहाँ पे इथेनॉल एक बायो प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, यानी कि जब हम शुगर बना रहे हैं तो उससे एक बायो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि शुगर बनाने से, शुगर बनाते हैं जब हम तो उससे एक प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट निकलता है ये, तो इसको बाय प्रोडक्ट का नाम देते हैं। मतलब इस प्रोडक्ट को बना नहीं रहे हैं, ये अपने आप ही बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। तो शुगर इंडस्ट्री में बनता है ये इथेनॉल, बायो प्रोडक्ट के रूप में होता है यहाँ पे। अब इसके संबंध में कुछ पॉलिसी भी है, तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, 2018 में इसको लाया गया था बायोफ्यूल को एनहांस करने के लिए, बायोफ्यूल को सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिसी को 2018 में लाया गया था। इसके तहत इथेनॉल को लाया गया है, तो इसमें इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है यहाँ पे, तो इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है, ये बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत लाया गया था यहाँ पे। ब्लेंडेड प्रोग्राम क्या है इथेनॉल, तो इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। और अनुमान यह बताया गया है कि यदि हम 5% प्रयोग करते हैं इथेनॉल का तो 1.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल का आयात कम हो जाएगा, यानी कि
दो फायदे होंगे इससे। एक तो हमारे इंपोर्ट बिल जो है क्रूड ऑयल को लेकर के वो कम हो जाएगा। दूसरा, इथेनॉल का यदि हम प्रयोग करते हैं अपने पेट्रोल के साथ यूज करके तो ये पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाता है। वो कैसे? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड यहाँ पे, तो ये जो है इन तीनों को कम करने में सहयोग करता है इथेनॉल। यहाँ पे इन तीनों को रिड्यूस करने में सहयोग करता है इथेनॉल। तो इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के हिसाब से भी, तो इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए कि इथेनॉल का उत्पादन भारत में किया जाना चाहिए, तो सब्सिडी की बात यहाँ पे चल रही है। तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि इससे संबंधित एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018 में। इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है जिसके तहत कि इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। इथेनॉल चावल, मक्का, गेहूं और शुगर का तो है ये बायो प्रोडक्ट, यानी शुगर केन से बनाया जाता है। तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, तो चर्चा में है इसलिए आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। धमाका हुआ है यमन के अंदर, एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, तो बाल बचे हैं यमन की कैबिनेट यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं अफरा तफरी मच गई है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में। यमन में अदन एयरपोर्ट है एक, अदन एयरपोर्ट, यहाँ पे धमाका हुआ है ये। तो यमन की राजधानी का नाम है साना, इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा गया कई बार। और एक है बाब अल मंदेब जल संधि, तो इसको हम देख लेते हैं अभी मैप के थ्रू, तो जल्दी चीजें समझ में आएंगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्थित है यमन, और इससे बॉर्डर टच करता है ओमान और यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ये आप देख सकते हैं। तो अब आप देखिए इसका लोकेशन, यहाँ पे गफ ऑफ अदन है, तो अदन की खाड़ी हम बोल सकते हैं यमन, यानी कि यमन ना और अदन न। तो आप यहाँ से कोरेट कर लीजिएगा कि गफ ऑफ अदन कहाँ पे है, यानी कि अदन की खाड़ी कहाँ पे, यमन के पास में है। इसके अलावा अरेबियन सी यहाँ पे हो जाता है, रेड सी यहाँ पे हो जाता है, और मैंने अभी आपको बताया था बाब अल मंदेब की जल संधि जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर को, यानी कि रेड सी को गफ ऑफ अदन से जोड़ती है, रेड सी को अरेबियन सी से जोड़ने का काम करती है। तो ये काम करता है बाब अल मंदेब की जल संधि, तो उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जीसीसी कंट्रीज भी हैं, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर ये शामिल हैं, लेकिन जीसीसी कंट्रीज में यमन शामिल नहीं है। यमन की कैपिटल है साना, ये आप देख सकते हैं भारत के रेफरेंस में, आप देखिए यहाँ से। तो इस प्रकार से आप आ सकते हैं, अरेबियन सी में होते हुए यमन पे आ सकते हैं आप। तो यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख सकते हैं आप, इरिटेरिया, डिजिबूती, इथोपिया, इस प्रकार की कुछ कंट्रीज हैं यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। तो ये एशिया का एरिया है एक, यमन जो देश है एशिया का देश है। तो ये आपको मैप के थ्रू चीज़ें समझ में आई होंगी, ताकि आप इसको लॉन्ग समय तक याद भी रख सकेंगे। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है ब्रेक्जिट को लेकर के। तो ब्रेक्जिट में क्या हुआ है अभी? ब्रेक्जिट आपको पता होगा, ब्रिटेन का एग्जिट हुआ था। कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ब्रिटेन का एग्जिट कब हुआ था, मेरे को कई बार बता चुका हूँ, ये रिपीटेडली बता चुका हूँ मैं। तो आप बताइए कब हुआ था एग्जिट। तो यहाँ पे ईयू के नेता जो हैं उनकी मोहर लगा दी है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं उनकी भी मोहर लग गई है अभी ब्रेक्जिट के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, पिक्चर है यहाँ पे। तो आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कब हुआ था ब्रेक्जिट। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है के शिवन। तो अभी इनका टर्म 1 ईयर के लिए और बढ़ा दिया, यानी कि 2021 में रिटायर होने वाले थे, अब ये 2022 में रिटायर होंगे के शिवन साहब। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि इस प्रकार से जब टर्म इनकी की जाती है तो जाहिर तौर पर सवाल इनसे संबंध में पूछे जा सकते हैं। तो के शिवन के बारे में पता होना चाहिए कि इसरो के ये अध्यक्ष हैं और अभी आगे और बने रहेंगे 1 साल तक। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अर्जेंटीना में गर्भपात को वैध कर दिया यहाँ पे। तो ये पहले यहाँ पे वैध नहीं था गर्भपात, इसको लेकर कड़े कानून थे वहां पर। तो अभी क्या किया गया है, अर्जेंटीना में 14 सप्ताह तक स्वैच्छिक गर्भपात को वैध कर दिया, यानी कि लीगल कर दिया है। अब आप मेरे को बताइए कि भारत के संबंध में, यानी कि भारत में स्वैच्छिक गर्भपात कितने सप्ताह का है अभी वर्तमान में। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ इस चीज को कि भारत में कितने सप्ताह तक गर्भपात मतलब लीगलाइज है, आप करा सकते हो। वो सप्ताह मेरे को बताइए कितने हैं, वो 20 हैं, 18 हैं, कितने हैं सप्ताह वो भारत के अंदर। तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का देश है, इसकी राजधानी का नाम है ब्यूनस आयर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं इसका मैप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्जेंटीना, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है यहाँ पे, ब्यूनस आयर्स सॉरी। उरुग्वे यहाँ पे इससे कंट्री शेयर करता है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं चिले शेयर करता है, फिर पराग्वे है यहाँ पे, बोलीविया है यहाँ पे। तो ये कुछ एरियाज हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन, यहाँ पे है साउथ पैसिफिक ओशन। तो ये दोनों तरफ से एक प्रकार से पेनिनसुला है, ये आप देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय पार्ट है ये देख सकते हैं आप, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, या नीचे से भी है, इधर से भी है और इधर से भी है। तो ये है अर्जेंटीना। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, साउथ कोरिया ने एक नई खोज की है, नया कमाल किया है यहाँ पे।
क्या कमाल किया है देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी टेक्निकल टर्म है यहाँ पे। तो कोरिया का एक संस्थान है, इसका नाम है कोरिया संस्थान ऑफ फ्यूजन एनर्जी, राइट। सबसे पहले एक और चीज़ बताइए, साउथ कोरिया की राजधानी का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो कोरिया संस्थान ऑफ फ्यूजन एनर्जी है ये एक इंस्टीट्यूट है साउथ कोरिया का। यहाँ पे किया क्या है इन्होंने कि कृत्रिम सूर्य का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कैसे? कोरिया सुपर कंडक्टिंग कोकामाक एडवांस रिसर्च उपकरण है ये एक, क्या नाम है? कोरिया सुपर कंडक्टिंग कोकामाक एडवांस रिसर्च उपकरण, इसे कैस्टर भी बोला जाता है शॉर्ट में, कैस्टर उपकरण है ये उनका। तो इस कैस्टर उपकरण से क्या किया है उन्होंने, 20 सेकंड तक आयन तापमान को 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने का कीर्तिमान स्थापित किया है इन्होंने। समझ सकते हैं आप कितना सेकंड, 20 सेकंड तक 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 20 सेकंड तक 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक तापमान बनाए रखने का कीर्तिमान हासिल किया है। और ये देखिए आप, उसमें आग भी नहीं लगी है। अब ये ऐसा बता रहे हैं कि जो वास्तविक सूर्य है यानी कि सन जो है, अपना नेचुरल सन जो है, अगर वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर यदि होता है तो वो भी जलने लग जाता है। यानी कि सूर्य भी, जो नेचुरल सूर्य है अपना, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जलने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक तापमान बनाया है इन्होंने 20 सेकंड तक, और वहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ये इन्होंने नई डेवलपमेंट की है यहाँ पे, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कैस्टर के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये उपकरण है किसका? कोरिया संस्थान ऑफ फ्यूजन एनर्जी का। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।